दोस्तों, इन दिनों आपने एक खास बात देखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ हैरान परेशान से नजर आते हैं। उनके भाषणों में भी वो लय नहीं रही। उधर राहुल गांधी बड़े उत्साह में प्रतीत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथ में तुरुप का कोई पत्ता लग गया है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में रामबाण साबित हो सकता है। क्या सचमुच राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों के हाथ में तुरुप का पत्ता लग गया है, जो गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है और जिसकी वजह से मोदी हिंदू वोट बैंक के बावजूद परेशान नजर आते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ओबीसी वोट बैंक की। आखिर राहुल गांधी के हाथ में तुरुप का ऐसा क्या पत्ता लग गया है, या राहुल गांधी को ऐसा कौन सा गेम चेंजिंग आइडिया मिल गया है, या राहुल गांधी को ऐसी कौन सी तरकीब मिल गई है जिससे वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं या मोदी को भारी मुश्किल में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर सब कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव कोई हिंदू वोट के सहारे नहीं जीतेगा, कोई मुस्लिम वोट के सहारे नहीं जीतेगा, दलित आदिवासियों के सहारे नहीं जीतेगा। जिसके हाथ में ओबीसी वोट ज़्यादा होगा वो चुनाव निकाल ले जाएगा। और इस मामले में अगर पुराने आंकड़े देखें तो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या 2024 में भी यही स्थिति रहेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पहले थोड़ा आंकड़ों की बात कर लेते हैं ताकि कहानी समझने में आपको आसानी हो। कांग्रेस को 1996 में ओबीसी में जो ऊंची जाति की ओबीसी है उसका 24% और ओबीसी में निचली जातियां की ओबीसी हैं उनका 27% वोट मिला था, जो 2019 में घटकर 13% और 15% रह गया। बीजेपी को 1996 में ऊंची जातियां ओबीसी 22%, निचली जातियां ओबीसी 17% वोट। 2014 में ये बढ़कर 30% और 43% हो जाता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऊंची जाति की ओबीसी का 40% और नॉन डोमिनेंट ओबीसी यानी नीची जाति ओबीसी का उसका 48% वोट मिलता है और बीजेपी धमाके से सत्ता में आती है। यानी और कुछ नहीं चला था, सब चला था ओबीसी का ये वाला वोट बैंक। क्योंकि अन्य जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जिसमें लालू की पार्टी हो चाहे फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो, इनको 1996 में 40% ऊंची जाति की ओबीसी का और नीची जाति की ओबीसी का 43% वोट मिला, जो कम होकर 2019 में 33% और नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियों का सिर्फ 20% रह गया था। तो ऐसे में गेम चेंजिंग आइडिया कैसे हो सकता है, क्योंकि कुल जो भारत में जो वोटर हैं उनका 40-45% ओबीसी वोट माना जाता है। इसी तरह करीब 14-15% मुसलमान वोट है। एससी एसटी का करीब 25% वोट है और 20% बाकी बचा वोट हिंदुओं का हो जाता है और दूसरे कुछ छोटे मोटे अल्पसंख्यक हैं, हिंदू बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इनका हो जाता है। तो ऐसे में आज की तारीख में विदुड़ी ने जो कहा, उसके बाद से कांग्रेस को और इंडिया की पार्टियों को लगने लगा है कि ये 14% 15% मुसलमान वोट तो कहीं नहीं गया, ये तो जेब में है। जिस ढंग से मायावती का दलित समाज पर प्रभाव कम हुआ है, उसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता को सामने लाकर दलित वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। आदिवासी वोट बैंक में भी सेंध लगाई जा सकती है और इसके साथ साथ ओबीसी का जो 40% वोट है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, बीजेपी को 48% नॉन डोमिनेंट ओबीसी का और 40% डोमिनेंट ओबीसी का वोट क्यों मिल गया, बाकियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि बीजेपी ने बड़ी चतुराई से काम किया। दूसरी सामाजिक न्याय की पार्टियां वो सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण के चक्कर में गई कि ओबीसी में शामिल पार्टियों का को राजनीतिक आरक्षण ज़्यादा मिले,
लेकिन बीजेपी ने आर्थिक सामाजिक आरक्षण पर जोर दिया और राहुल गांधी भी इसी तरफ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नया एक मुहिम शुरू की है, उसके बारे में आपको बताऊंगा वो कैसे गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है, वो मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने अभी जो कहा कि 90 सचिव हैं, उनमें से 3 ही ओबीसी के हैं और इनके हाथ में 5% बजट है, तो वो उससे बात कर रहे हैं कि ओबीसी को आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में वो इंसाफ, वो न्याय नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी ने हाल ही में इंडिया भर में जो कांग्रेस के जो राज्य स्तर के, जिला स्तर के जो ओबीसी का विभाग का काम देखने वाले लोग हैं, उनको बुलाया और उनसे एक जायजा लिया जा रहा है कि आखिर जिला स्तर पर ओबीसी की शेयर कितना है, संपत्ति में शेयर कितना है, उनके पास कृषि भूमि कितनी है, सरकारी ठेके कितने को मिलते हैं, बैंकों से कितनों को कर्ज मिलता है, निजी शिक्षण संस्थाओं में भागीदारी कितनी है और खुद का रोजगार कितना है। इसके बाद अब जिला स्तर पर इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे जहां ओबीसी का जो युवा वोट बैंक है उसको खास तौर से ये बताया जाएगा कि क्यों उसकी आबादी ज़्यादा होने के बावजूद उसकी हिस्सेदारी कम क्यों है, वो आर्थिक रूप से पनप क्यों नहीं पा रहा, सामाजिक रूप से वो पिछड़ा हुआ क्यों है। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में ये 2 बातें रामबाण सिद्ध हो सकती हैं। और एक रामबाण की जो मैं बात कर रहा था वो सिद्धारमैया के पास है। कर्नाटक में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे 2015 में उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी जिसके आंकड़े बीजेपी ने जारी नहीं किए थे। अब सिद्धारमैया पर दबाव है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जातीय जनगणना के आंकड़े वो जारी कर दे और गेम चेंजिंग आइडिया हो जाए। उधर नीतीश को अगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है तो वो भी जातीय जनगणना के आंकड़े दायर कर देंगे। तो इस तरह उत्तर भारत का एक राज्य और दक्षिण भारत का एक राज्य हो जाएगा और ये अपने आप में गेम चेंजिंग आइडिया होगा। क्यों होगा गेम चेंजिंग आइडिया, आप बार बार ये सवाल उठाएंगे। इससे पता लगेगा कि ओबीसी की जनसंख्या वास्तव में कितनी है, उसके हिसाब से फिर आरक्षण मांगा जाएगा और वो आरक्षण पॉलिटिकल आरक्षण नहीं होगा, उससे ज़्यादा आर्थिक स्थितियों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण। तो नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यहां अगर आरक्षण बढ़ेगा तो ज्यादा ओबीसी बच्चे फायदा उठा पाएंगे और ये एक पुख्ता वोट बैंक के रूप में इंडिया की झोली में, कांग्रेस की झोली में आ जाएगा। इस बात को मोटे तौर पर महसूस किया जा रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस अब नए सिरे से एक अभियान चलाने वाली है जो वो बताएगी कि मंडल की रिपोर्ट भले ही वीपी सिंह सरकार ने जारी की हो और लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पहली नौकरी किसने दी? ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पहली नौकरी इस देश में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने दी 93 के आसपास। इस बात को लोग भूल गए हैं, इस बात को राहुल गांधी याद दिलाना चाहते हैं। इसी तरह मनमोहन सिंह सरकार ने जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है, इसका लाभ उच्च शिक्षण संस्थाओं में किसने पहुंचाया? उच्च शिक्षण संस्थाओं में पहले ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार मनमोहन सिंह सरकार ने किया और तब मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे और मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। यानी आईआईटी में, आईआईएम में, एम्स में, इंडियन साइंस में, आईआईएस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में। तो इसको भी भुना नहीं पाई कांग्रेस और राहुल गांधी इसको नए सिरे से भुनाना चाहते हैं। इसी तरह राहुल गांधी बार बार जोर दे रहे हैं कि 2011 में उन्हीं की मनमोहन सिंह सरकार थी जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई थी, जिसके आंकड़े उनके केंद्र सरकार के पास पड़े हैं और वो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा कराए गए इस SECC सर्वे को सार्वजनिक करने की मांग मोदी जी से कह रहे हैं और मोदी जी इस चुनौती को स्वीकारने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। यही वजह है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए। इसको पुख्ता तौर पर राहुल गांधी और इंडिया की पार्टियां उठा रही हैं ताकि महिला आरक्षण से बीजेपी को अगर लगता है कि कोई फायदा मिल सकता है तो उस फायदे को पंचर किया जा सके। कुल मिलाकर मोटे तौर पर ओबीसी वोट बैंक डिसाइड करने वाला है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, किसको सत्ता से
बाहर जाना पड़ेगा। और एक तरह से डेमो हो गया। दलित, आदिवासी, मुस्लिम पर 2014-2019 में कांग्रेस जोर देती रही थी। अब इसमें ओबीसी जुड़ गया। डेमो यानी डायनामो का छोटा पार्ट। तो क्या ये पॉलिटिकल डायनामो साबित होगा? ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। और इसमें 2-3 और आंकड़े मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि देखिए, बीजेपी ने पिछली बार 224 सीटें ऐसी जीती थी जहां उसको 50% से ज़्यादा वोट मिला था। तो इस पर अगर चोट पहुंचानी है तो आपको ओबीसी वोट बैंक पर प्रवेश करना ही पड़ेगा, उसमें सेंध लगानी पड़ेगी और उसको एक बड़े कैनवास का रूप देना ही पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर ये ओबीसी वोट उससे खिसका तो फिर उसके लिए पिछली बार जितना नतीजा लाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिंदू वोट भले ही कितना हिंदू बीजेपी करती रही हो, लेकिन 50%, 55% से ज़्यादा हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं गया है। यानी हर एक हिंदू बीजेपी को वोट देता है तो हर दूसरा हिंदू करीब करीब बीजेपी के खिलाफ वोट देता है। इस बात को भी राहुल गांधी समझ रहे हैं, इसलिए वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को विस्तार से बताना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि आखिर ये ओबीसी है क्या, ओबीसी की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, क्या सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला उठाया जा रहा है या ये शैक्षणिक आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण का मसला ज़्यादा है। और राहुल गांधी इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जब जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे ओबीसी में, तब मेरी बहुत से जाट नेताओं से बात होती थी। मैं उनसे कहता था कि आप लोग तो बहुत पढ़ी लिखी कौम है, अमीर कौम है, ट्रांसपोर्ट में बिजनेस में आपका बड़ी हिस्सेदारी है, शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी हिस्सेदारी है, फिर क्यों ओबीसी? वो कहते थे साहब हमें इसकी चिंता नहीं है, आर्थिक और सामाजिक आरक्षण की चिंता नहीं है, हमें तो पॉलिटिकल आरक्षण चाहिए। हमारे गाँव में एक सरपंच की कुर्सी पे दलित बैठ जाता है, ये हमें मंजूर नहीं होता, तो वो वाला आरक्षण चाहिए। बीजेपी ने वो आरक्षण दिया और उसको फायदा भी मिला। फिर बीजेपी विश्वकर्मा जैसी स्कीम ले आई है अब, जिससे उसको लग रहा है कि निचले तबके की ओबीसी जातियों का फायदा उठाया जा सकता है। तो इसी का तोड़ राहुल गांधी निकालने में लगे हैं, अभी से लगे हैं कि आर्थिक आरक्षण ज्यादा है, आर्थिक फायदा आखिर कितने ओबीसी को हुआ, इसका जवाब सरकार दे। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं में कितने ओबीसी को फायदा मिला, इसका जवाब सरकार दे। इसी तरह रोजगार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को कितना फायदा मिला, इसका जवाब सरकार दे। और ये जातीय जनगणना करके, सेंसस करके ही हासिल किया जा सकता है। राहुल गांधी को पता है कि वो जो ओबीसी की बात करेंगे तो पीछे पीछे दलित भी चले आएंगे, आदिवासी भी चले आएंगे और मुसलमान तो खैर सबके सब अब इंडिया का साथ छोड़कर जाने वाले कहीं नहीं हैं। ये बात भी पूरी तरह से समझ में आ गई है। इसी बात को मोदी जी भी समझ रहे हैं, मोहन भागवत भी समझ रहे हैं और उनको फिर वही धर्मांतरण, वही फिर एचएम एक कोड वर्ड है संघ में, एचएम यानी हिंदू मुस्लिम, एचएम ही करना है और हिंदू मुसलमान ही करना है, वही धर्मांतरण करना की बात करनी है, वही लव जिहाद की बात करनी है, वही उग्र हिंदुत्व, सनातन, ये सारी बातें करनी है। इसका तोड़ ओबीसी है। क्या राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।